वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज 18 मई 2025। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के अंदर आज का दिन का विशेष महत्व है कि आज के दिन राहु और केतु ने अपनी राशि परिवर्तन किया है। रविवार का दिन राहु का दिन माना जाता है और रविवार के दिन ही राहु अपनी मीन राशि को छोड़ के कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और केतु ने कन्या राशि को छोड़ के वो सिंह राशि के अंदर प्रवेश किया है। राहु और केतु का क्या इम्पैक्ट रहेगा, इसके लिए मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बना के आप लोगों से शेयर बाजार के अंदर राहु केतु की इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया था। तो मेरे पास बहुत सारे मेरे चाहने वाले लोगों का फोन आया, मैसेज आया कि सर ऐसा कुछ हमें बताएं कि जिससे हम राहु और केतु को इम्प्रूव कर सकते हैं। शेयर बाजार के लिए हम राहु को कैसे साधें। तो मेरे ने सोचा कि एक बार नए सिरे से सीकिंग डिवाइन गाइडेंस एंड इंटरवेंशन इन स्टॉक मार्केट की सीरीज का ये चौथा वीडियो। पहला वीडियो मैंने खाटू श्याम जी के ऊपर बनाया था, जिनको मैं शेयर बाजार का भगवान मानता हूँ। आज के टॉपिक का भी हेडिंग यही है, राहु एज ए किंग ऑफ स्टॉक मार्केट एंड खाटू श्याम एज ए गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट। हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। इसके ऊपर एक मेरा वीडियो डिवाइन इंटरवेंशन सीरीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैंने दूसरा डिवाइन इंटरवेंशन सीरीज का वीडियो बनाया था, हनुमान चालीसा की महिमा शेयर बाजार के लिए। बजरंगबली आपको शेयर बाजार में किस तरीके से फायदा पहुंचा सकते। क्योंकि रुपये पैसे का मामला है तो माँ लक्ष्मी को साधे बगैर पैसे तो आ नहीं सकते। इसलिए मैंने अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना कैसे करें उस पर एक डिटेल इंटरवेंशन वीडियो बनाया है और डिवाइन गाइडेंस लेके हम शेयर बाजार के अंदर प्रॉस्पेरिटी कैसे हासिल कर सकते। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है राहु के ऊपर। जिस भी व्यक्ति को शेयर बाजार में काम करना है तो उसको अपने राहु को साधना पड़ेगा। बिना राहु को साधे आप शेयर बाजार में पैसे नहीं कमा सकते। राहु को किस तरीके से साधेंगे, राहु का हमारे शेयर बाजार पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राहु का हमारे पर्सनल जीवन पे क्या असर पड़ता है, इन सब बातों को आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। ये जो डॉक्टर अरुण सिंह का एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, ये भी मई में शुरू होने वाला है। इसका जो मई बैच की कुछ चंद सीटें अभी भी बाकी हैं और मुझे लगता है अगले 2-3 दिन के अंदर वो फुल हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को अभी भी ये एस्ट्रो टेक्निकल सीखना है और तो वो मेरे से मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर ले। ये डिस्काउंटेड फीस पे जो बैच मई में शुरू होने वाला है, इसकी ये लास्ट कुछ दिन बचे हैं। राहु और केतु का ट्रांजिट और इसका मार्केट और जियो पॉलिटिक्स पे जो असर पड़ने वाला है, उसके लिए ये मेरी टी शर्ट पे जो लिखा हुआ है फाइट फॉर ग्लोरी, ये रोमन रोम से मैंने ये टी शर्ट ली थी और रोमन वॉरियर्स का बैटल क्राई है ये, फाइट फॉर ग्लोरी। राहु क्या करता है, राहु भी यही करता है। राहु आपको जो आपकी ग्लोरी है उसके पीछे भागने को मजबूर करता है। आपको जो आपने जीवन में कभी सोचा नहीं है वो पाने की जो इच्छा जो जागृत होती है, माया जो होती है ना, माया। अगर हम सनातन अध्यात्म को देखें तो हमारे सनातन अध्यात्म में जो आत्मा है वो ब्राह्मण है और जो शरीर है वो बॉडी है, जो कि एस्ट्रोलॉजी की कुंडली के अंदर लगन से डिनोट होती है। और जो आत्मा का कारक है वो सूरज है
और जो मन होता है उसका कारक है चंद्रमा। जो मन है उसका अंग्रेजी में कोई वर्ड नहीं है दोस्तों। मेडिकल साइंस में ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि मन क्या होता है। मन को इंग्लिश लिटरेचर ने डिफाइन ही नहीं कर रखा है। वो मन को इमोशन और ब्रेन से कंफ्यूज करते रहते हैं। मेडिकल साइंस भी उसी को कंफ्यूज करती रहती है। जो मानसिक बीमारियां हैं उसको हम लोग ब्रेन से ढूंढते हैं और उसका इलाज ब्रेन में करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो मन के कारण है, और मन का इलाज बिना चंद्रमा को ठीक किए नहीं हो सकता। राहु और केतु सूरज और चंद्रमा को अफेक्ट करते हैं हमारे शरीर में। सूर्य ग्रहण में क्या माना जाता है? सूरज को राहु ने डस लिया है। चंद्र ग्रहण में क्या माना जाता है? केतु ने चंद्रमा को डस लिया। तो राहु और केतु को अगर साधना है तो सूरज और चंद्रमा को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और सूरज और चंद्रमा मात्र ये दो लुमिनरी है। मैं कई वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि रुपया पैसा और जीवन शक्ति को देने की अगर पावर किसी के पास है तो सूरज और चंद्रमा के पास। आइए दोस्तों, अपन इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सूरज और चंद्रमा, राहु और केतु, ग्रह नक्षत्र, और हम इस राहु को शेयर बाजार में धन अर्जन के लिए कैसे सिद्ध कर सकते हैं। राहु केतु का ट्रांजिट का ग्लोबल मार्केट और जियोपॉलिटिक्स पे मैसिव इफेक्ट पड़ा, क्योंकि ये 18 महीने बाद में ये चेंज करते हैं। अब की बार राहु ने क्या किया है? कुंभ राशि के अंदर प्रवेश किया है। कुंभ राशि राहु की को ओनरशिप है। वैसे तो शनि की राशि है। शनि इस समय पीसीज में चले गए हैं और राहु पीसीज में से निकल के कुंभ में से आ रहे हैं। तो टेक्निकली ये दोनों एक दूसरे की राशि के अंदर इंटरवेन कर रहे हैं। और जो राहु है वो शनि की तरह व्यवहार करते हैं, और शनि शनि न्याय प्रिय देवता है। तो शनिवत राहु होता है, कुजवत केतु होता है। केतु मंगल की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसके कारण बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी हमेशा आ जाती है। राहु क्या है? केवल ब्रेन है। ब्रेन होने के कारण राहु क्या करता है? केवल मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरा करता है। ये इल्यूजन है। इल्यूजन यानी आपको जो चीजें दिख नहीं रही, आभासी दुनिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इंटरनेट, शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, करेंसी, वर्चुअल वर्ल्ड, ये सब राहु के कंट्रोल में है। फॉरेन इन्फ्लुएंस, राहु क्या है? विदेशी है। राहु क्या बन के आया था? देवता बन के उसने अमृत चखा था, लेकिन था राक्षस। तो फॉरेन इन्फ्लुएंस, विदेशी इन्फ्लुएंस और इनोवेटिव। राहु इतना ज्यादा इनोवेटिव था कि उसने सारे देवताओं को मूर्ख बनाया अपना रूप बदलकर। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होगा बंदा। और यहां तक उसने भगवान विष्णु को भी मूर्ख बना के उनसे अमृत पी लिया। तो ये जो उसका इंटरवेंशन है, इसलिए ये बताता है ये एक्सट्रीमली बुद्धिमान व्यक्ति है। और अमृत पीने के बाद में इसके अंदर एक्सट्रीम पावर्स आ गई है, और इसकी अकेले की पावर पावर बाकी सारे ग्रहों की पावर से मिला लोगे उससे बराबर है। केतु क्या है? केतु का सर कट गया है। तो सर कट गया है तो उसके पास में कोई भी इनपुट नहीं है। ना आंख है, ना नाक है, ना जीभ है, ना कान है। तो उसके पास एकमात्र टच बचा है। वो हर चीज को टच करता है, और जिसको टच करता है उसको स्टिमुलेट कर देता है। केतु बेसिकली स्टिमुलेटर है। और लेकिन चूंकि इसके पास में कोई भी इनपुट ज्ञानेंद्रियों का नहीं है, तो इसलिए वो स्पिरिचुअल डिटैचमेंट करता है। और केतु को देवता माना जाता है, राहु को राक्षस माना जाता है। तो केतु क्या करता है? डिटैचमेंट है। वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है। धर्म ध्वजा का कारक है ये। और ये हिंदू सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को ऊंचा ले जाएगा। क्योंकि जो राहु केतु एक्सिस के अंदर जो 6 प्लेनेट कंजंक्शन था, उसमें से 8 प्लेनेट एक साथ भारत के धर्म स्थान के अंदर 5th हाउस के अंदर केतु को देख रहे थे। और उसी के बाद में आपने वो पुरी का फेमस एपिसोड देखा होगा, जब एक चील आई, वो पुरी के टेम्पल का धर्म ध्वज को लेके आसमान में लहराने लगे। ये सब डिवाइन सिग्नल्स हैं जो हमें बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। 18 मंथ्स के अंदर ये एक साइकिल से दूसरी साइकिल में जाते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शेयर बाजार के अंदर। क्योंकि शेयर बाजार का कारक कौन है? राहु है। शेयर बाजार का राजा कौन है? राहु है। वो वॉलीटिलिटी बढ़ जाएगी, प्राइस इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, न्यू ट्रेंड इमर्ज होगा।
जो ट्रेंड है ओल्ड ट्रेंड है, और उसके बाद नया ट्रेंड इमर्ज होगा। तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि यार ये राहु की जो साइकिल आ रही है, इसमें पिछले इतने दिन से बाजार तो ऊपर बढ़ रहा है, आप कह रहे हो कि नया ट्रेंड इमर्ज होगा। दोस्तों, जो प्लेनेट 18 महीने बाद में अपनी राशि बदलता है, या जैसे शनि ने 29 मार्च को अपनी राशि बदली, वो 2.5 साल बाद अपनी राशि बदल रहा है। अभी 2 दिन पहले 14 तारीख को, सॉरी 4 दिन हो गए, 4 दिन पहले 14 तारीख को गुरु ने अपनी राशि बदली, जो कि 1 साल बाद अपनी राशि, 3 बड़े प्लेनेट। और दोस्तों, मेरे रिपीटेड वीडियोस के अंदर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जिस तरह का महीना मार्च अप्रैल और मई है, इतना एस्ट्रोलॉजिकली हैवी मंथ्स, मैं मतलब मैंने काफी सालों से नहीं देखे। मैं पिछले 10 साल में ऐसा टाइम पीरियड मैंने नहीं देखा। और ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी और पूरे विश्व का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो न्यू ट्रेंड इमर्ज होना होता है ना, जब इसे बड़े प्लेनेट ट्रांजिट करते हैं, तो ये अपनी एग्जैक्ट ट्रांजिट की डेट से कुछ समय पहले ही अपना फल देने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निफ्टी ऑलमोस्ट 5 महीने से बेरिश और करेक्टिव मोड में थी, उसने 7 अप्रैल को शनि के ट्रांजिट होने के बाद जो ट्रेंड दिया है, वो ट्रेंड रिवर्सल ऑलरेडी हो चुका है। न्यू ट्रेंड इमर्ज हो चुका है। तो न्यू ट्रेंड किस डायरेक्शन में इमर्ज हुआ है? न्यू ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में इमर्ज हुआ है। तो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो ट्रेंड इमर्ज हुआ है, और तो ये एक इम्पल्स है, इम्पल्स है, और बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितना रैपिड अप मूव आया है, वो इतना मैसिव इम्पल्स मूव है। तो आपको जब एक इम्पल्स मूव अपसाइड में मिल गया है, आपको पता लग गया है कि यार ये अपसाइड का ट्रेंड है, तो अब अपसाइड के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी ट्रेंड आएगा, वो करेक्टिव मूव होगा, और वो आप लोगों के लिए बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी है। मैंने अपने इस वीकेंड एनालिसिस वीडियो के अंदर जो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का वीकेंड एनालिसिस वीडियो मैंने फ्राइडे को दिया है, उसमें निफ्टी का 27,000 का टारगेट दिया है, और बैंक निफ्टी का 63,000 का टारगेट दिया है। 7,500 पॉइंट की बाय कॉल बैंक निफ्टी के अंदर है, और ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की निफ्टी के अंदर बाय कॉल है। इस वीकेंड के ऊपर अमेरिका के अंदर मूडी ने डाउनग्रेड कर दिया उनका। बहुत सारे चाहने वाले दोस्तों का मेरे पास फोन आया कि सर, मंडे को ब्लैक मंडे हो जाएगा, बाजार बहुत नीचे गिर जाएगा। मैंने, अगर नीचे गिर जाता है तो ऐसा नहीं है कि नहीं गिर सकता है, गिर तो सकता है, और गिरेगा तो तुरंत बाय कर लेना। इट इज अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी, और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी जब भी मिलेगी इस बाजार के अंदर बाय एंड डिप की, तो आपको बाय करना है। क्यों बाय करना है? क्योंकि बाजार का ट्रेंड अप है, उसके अंदर क्लियर कट अप ट्रेंड है। तो आपको ये राहु आपको आसमान छुआएगा। जहां तक आप सोचोगे, 21,800 7 अप्रैल को 650 पॉइंट SGX माइनस थी, तब मैंने बाय कॉल दी थी। और उसके बाद मैंने एक भी हफ्ते ये नहीं बोला आपको कि बाजार गिरेगा, एक्सेप्ट जिस दिन, गुरुवार के दिन, जब मैंने गुरुवार और शुक्रवार, जिस दिन भारत पाकिस्तान की लड़ाई के चलते एक बेरिश डे आया, उस दिन 2 दिन के लिए मैंने आपको गुरुवार और फ्राइडे की मॉर्निंग के अंदर बाय कॉल दी थी। और फ्राइडे को 12:30 बजे मैंने कह दिया था बाय कर लीजिएगा, मंडे को ये बाजार बुलिश हो जाएगा। सडन करेक्टिव मूव केतु के कारण ट्रिगर हो सकते हैं, लेकिन ये वॉलेटिलिटी का पार्ट है। राहु एक्वेरियस में आ रहा है और केतु लियो में आ रहा है, तो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हो सकते हैं इसके अंदर। AI, डिफेंस के अंदर टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स, राडार, इन सब का, टेक्नोलॉजी की जिसमें भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी ना, वो सब चीज, और जो भी इनोवेटिव है, उसके अंदर आपका काम हो जाएगा। चाहे आप इसको स्टेम सेल ले लो, चाहे आप कोई भी इनोवेटिव टेक होनी चाहिए। इवन जो ह्यूमनॉइड रोबो है, वो भी ये हमारा राहु कंट्रोल करता है। सोशल मूवमेंट्स, टैग कोऑर्डिनेटेड मास प्रोटेस्ट, डिस्ट्रप्शन ऑफ द ग्लोबल अलायंस, जैसे वो थी ना गल्फ के अंदर स्प्रिंग,
गल्फ स्प्रिंग मूवमेंट था जिसके अंदर वो मिडिल ईस्ट के अंदर लोबा कर रहे थे। इसी तरह से भारत के अंदर जिस तरह से ये अ, किसान आंदोलन के अंदर वो था, या शाहीन बाग हो रहे थे, इस टाइप के सोशल मूवमेंट्स के होने के और डिस्ट्रप्शन होने की संभावना बढ़ा देता है। लीडरशिप के अंदर चेंज, केतु लियो के अंदर होता है तो डिटैच कर देता है लीडर को कि यार ये मैं बहुत ये जो कुछ हो रहा है इसके बाद नहीं हो। तो ये जो चेंज है ये चूंकि 18 महीने रहेगा, मेरे को लगता है कि इस चेंज के चलते कहीं ऐसा ना हो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सक्सेसफुल प्रधानमंत्री कैरियर को बीच में छोड़ के डिटैच होके वो रिजाइन करें और भारत के अगले राष्ट्रपति की तरह हमें मेंटर की तरह वो सर्विसेज दे। और अगला प्रधानमंत्री जो कि मैंने एक नरेंद्र मोदी पे आज एक विशेष एस्ट्रो एनालिसिस वीडियो डाला था, उसमें भी ये बात बताई थी कि भारत का अगला राष्ट्रपति और उसके बाद भारत का अगला राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, नरेंद्र मोदी होंगे, फादर ऑफ डेवलप्ड इंडिया। और योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बाद में प्रधानमंत्री पद के सबसे पावरफुल कैंडिडेट है। राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो पूरे बाजार को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करेगा। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है? भारत पाकिस्तान की वॉर हो रही है जो आपको दिख ही रहा है, पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन होने वाला है, उसके टुकड़े टुकड़े होंगे और भारत की जियोपॉलिटिकल बाउंड्री बढ़ेगी। ये बात मैंने 29 मार्च को मेरा जो 6 प्लैनेट कंजंक्शन का जो वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर ये बात मैंने बताई थी। तब तो भारत पाकिस्तान की वॉर भी नहीं हुई थी, बलूचिस्तान वालों ने अपने आप को लिबरेट कर दिया, माँ हिंगलाज जागृत हो रही है और वो जगह देश के साथ में सनातन धर्म का परचम एक बार फिर लहराने वाला है। टेक्नोलॉजी वॉरफेयर, लीडरशिप का क्राइसिस, ग्लोबल लीडरशिप क्राइसिस करा रहा है। आप देख लो ना, ट्रम्प को बैक ट्रैक करना पड़ रहा है। पिछले 7 दिन में 4 बार बैक ट्रैक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया, फिर उन्होंने बैक ट्रैक किया कि नहीं नहीं मैंने नहीं कराया, फिर उसके बाद में उन्होंने फिर कहा कि मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी। तो इस तरीके से वो मल्टीपल, तो इससे क्या हो रहा है, उनकी उनके कहे हुए की लीडरशिप का क्राइसिस हो रहा है। जिस दिन उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बनाए तो उन्होंने कहा था 48 घंटे में यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा देंगे, आज तक नहीं रुकवा पाए। उसके बाद उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर टैरिफ वॉर शुरू करी और टैरिफ वॉर के अंदर अल्टीमेटली उनको अपना टैरिफ बैक ट्रैक करना पड़ा है। उन्होंने यूके के साथ में समझौता ट्रेड डील हो चुकी है, भारत के साथ में होने वाली है, चाइना के साथ होने वाली है और बाकी देशों को भी उसने 90 दिन का तो मॉनिटरियम दे ही रखा है और वो मॉनिटरियम आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर है। अलायंस चेंज होते जा रहे हैं। जैसे आप ये देख लो क्लासिक, पहले क्या था, रशिया यूक्रेन में अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था। अब अब यूएसए ही रशिया को सपोर्ट करने लग गया, यूक्रेन के अगेंस्ट चला गया। ईयू के अंदर दो फाड़ हो गए हैं, उसमें से एक ग्रुप चाहता है कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करे, एक ग्रुप चाहता है कि यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करे। ब्रिक कंट्रीज के अंदर अपना एक अलग ही कोलिशन बना के वो लोग अग्रसर हो रहे हैं आगे की तरफ। और आसूस और अदर कई मिडिल ईस्ट, जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बनने वाला है। तो इस तरीके से आपने इसराइल का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चल रहा है। क्या चल रहा है सर, कि जो गाजा है ना, उसको अमेरिका को वो दे के वहां पे एक मॉडर्न टूरिस्ट सिटी बनाना चाह रहे हैं कि अमेरिकन टूरिस्ट हब बन जाएगा वो। और जितने भी गाजा के अंदर पैलेस्टीन से रह रहे हैं उनको या तो इजिप्ट, सीरिया या लीबिया के अंदर बसाने के प्लानिंग चल रही है। मॉडर्न कन्फ्लिक्ट क्या है? प्रॉक्सी वॉर्स है। जैसे पाकिस्तान और भारत की जो लड़ाई थी उसके अंदर शॉर्ट टैक्स से भी लड़ाई हुई और भारत ने उनके कई ठिकाने इंक्लूडिंग परमाणु ठिकानों को उड़ा दिया। तो ये हाईटेक जो लड़ाइयाँ चल रही हैं ये सब राहु का करा धरा है। मास अवेकनिंग एंड मैनिपुलेशंस, ट्रुथ एंड कॉपरेशंस जो है ये ह्यूमैनिटी का हायर पोटेंशियल है इस ट्रांजिट के अंदर। इक्वलिटी एंड जस्टिस मिडिल पाथ है इसके अंदर, ये कॉन्शियस चॉइस है। और इल्यूजन एंड ईगो वॉर जो चल रही है ये लोअर मैनिफेस्टेशन है राहु केतु की।
तो आप इसके अंदर हर चीज में देखेंगे ग्रीड एंड फियर के बीच में हमारे शेयर बाजार जूझते रहेंगे। ग्रीड इज नॉट ए फाइनेंशियल इशू, इट इज अ हार्ट इशू, दिल से होती है। क्योंकि ग्रीड तो तब होगी ना जब आपके पास ऑलरेडी पैसा होगा, और पैसे की चाह के अंदर आप गलतियां करते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट का आउटलुक क्या है? टेक एंड इनोवेशंस में बुलिश है, स्पेशली दोज हु आर डीलिंग इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकॉम एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो सॉफ्टवेयर या चिप्स के अंदर बनाने की जो कंपनियां हैं, उनके अंदर इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ होने की संभावना है। स्टार्टअप एंड यूनिकॉर्न्स, स्पेशली जो इन सेक्टर्स को फोकस करके अपने आप को नए, क्योंकि राहु क्या करता है, जीरो से हीरो बनाएगा, तो ये बहुत सारे लोग इसमें आएंगे। पीएसयूज एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, पावर डिसेंट्रलाइजेशन, या ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, या वाटर। वाटर इस बार का बड़ा इंपॉर्टेंट थीम रहेगी, क्योंकि मीन राशि के अंदर ये हुआ रिवर को ब्रिज करना, रिवर कनेक्टिविटी, इन सब के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपको अपना फोकस में रखना चाहिए। बियरिश सेक्शन क्या है? लग्जरी एंटरटेनमेंट के अंदर, क्योंकि केतु क्या करता है, लियो के अंदर आएगा ना, तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग को थोड़ा सा कम करेगा, और ग्लैमर कम होने के जाएगा, जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कम हो जाएंगे। तो बॉलीवुड का हाल आपको दिख ही रहा है, क्रिकेट के अंदर आपको जो पहले जितना ग्लोरीफाइड था वो अब कम होता जा रहा है। ट्रेडिशनल बैंकिंग, पुरानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो डिस्ट्रप्शन फेस करेंगे। तो न्यू न्यू बैंकिंग कौन कर रहा है? नई बैंकिंग के अंदर सबसे बड़ा नाम है जियो, जियो फाइनेंस। तो जियो फाइनेंस को आप ट्रैक कर सकते हो। इवन पूना वाला भी बहुत अग्रेसिवली मार्केट कर रहा है। इस तरीके के जो शेयर्स हैं जो अपने आप को नए तरीके से ग्रो कर रहे हैं, न्यू इनोवेटिव सेक्टर्स को फोकस कर रहे हैं, उनके अंदर आपको देखना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है। वॉलेटिलिटी की वार्निंग है, क्यों है? क्योंकि राहु केतु क्या करते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी राहु केतु ट्रांजिट का बहुत मैसिव इफेक्ट पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अथॉरिटी चैलेंज करेंगी। केतु लियो में है, तो राजा क्या करेगा, करिश्मेटिक लीडरशिप हो जाएगी। एकदम नई ऊंचाइयों पे अगले 18 महीने में नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, और सनातन धर्म ध्वजा को ऊंचा पहुंचाएंगे। मेरा मानना है कि इतने ऊंचाई पे पहुंचने के बाद में वो टॉप से अपने आप को रिटायर करेंगे, और सनातन धर्म ध्वजा को योगी आदित्यनाथ को सौंप के खुद भारत के राष्ट्रपति के मेंटरशिप के रोल में चले जाएंगे। स्पिरिचुअल रीडायरेक्शन हो गया, वो हिंदू सनातन धर्म का जो रिनेसेंस है उसको लीड करेंगे, और लीडरशिप की स्टाइल शिफ्ट हो जाएगी। ये अपने आप को बिहाइंड द सीन मेंटर लाइक पोजिशन में और इंटरनेशनल इवेंट को फोकस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि राहु क्या होता है, राहु विदेशी है। फॉरेन पॉलिसी सॉरी, फॉरेन पॉलिसी विल बी गवर्न बाय नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को इस समय भारत पाकिस्तान के अंदर की जो लड़ाई का नेक्स्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम मेरे हिसाब से तो सितंबर में लड़ाई होगी, उससे पहले नहीं होगी। जब अगला सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आएगा, उसके बाद का एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई होगी। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे, ये पटना की जो चुनावी रैली थी उसमें बोला मिट्टी में मिला दूंगा, और उसने एग्जैक्टली वही किया। सारे टेररिस्ट ठिकाने और उनके जो मेंटर्स थे पाकिस्तान की फौज, उनको सबको मिट्टी में मिला दिया। और जिसने पहलगाम में हमला किया, उन आतंकी और हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भाई उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे एटॉमिक हथियार को भी ये बर्बाद कर डालेगा। कल्पना से बड़ी सजा मिल रही है उनको। टोटल एक्लिप्स का जो इम्पैक्ट आएगा उसके कारण वॉलेटिलिटी विंडो पोस्ट एक्लिप्स पीरियड के अंदर मुझे नजर आती है। सोलर एक्लिप्स का जो नेक्स्ट एपिसोड है वो सितंबर में, एग्जैक्ट डेट्स के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। मार्स सैटर्न के एस्पेक्ट्स जो है राहु केतु से स्क्वायर होगी, और उसके कारण इस पे इम्पैक्ट आएगा। और 2025 से 26 का वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, और ये ट्रांजिट बहुत वॉलेटाइल ट्रांजिट रहेगा।
वॉर ऑफ कन्फ्लिक्ट का पैटर्न नजर आ रहा है मुझे। क्यों? राहु एक्वेरियस में है तो ये कन्फ्लिक्ट करता है, साइबर वॉरफेयर, प्रॉक्सी बैटल्स, सैटेलाइट डोमिनेंस, टेक और कोऑर्डिनेटेड अपराइजिंग। अभी आप देख लीजिए कि आकाश तीर ने भारत के ऊपर आने वाले हर ड्रोन, हर मिसाइल को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। एक भी मिसाइल भारत के ऊपर नहीं आई। हम लोग हमारे जो भारत के इस आयरन ड्रोन ड्रोन को, आयरन डोम को देखा, और जिसने हमें भारत को प्रोटेक्ट करके रखा। ये क्या है? ये एक तरह का एडवांस टेक कोऑर्डिनेटेड डिफेंस सिस्टम है। और भारत की मिसाइलों ने 1 मीटर के प्रिसीशन के ऊपर जो किराना घाटी है, उसके जो एटॉमिक हथियारों की जो गेट है, जहां से टनल थी, उन गेट्स के ऊपर 1 मीटर के प्रिसीशन के ऊपर जाके स्ट्राइक किया। तो ये सब चीजें बताती है कि ये सब राहु का माया है। ये जो करेंसीज वॉर जो हो रही है उसको देखेंगे, क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी का दिन आने वाला है, क्योंकि राहु क्या करता है? क्रिप्टो करेंसी का मालिक। राहु केतु के ट्रांजिट की टाइमलाइन को हम देखेंगे तो वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी, और एक्लिप्स के फेज के अंदर सबसे ज्यादा वॉलेटाइल पीरियड रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और हाईटेक टेक्नोलॉजी सेक्टर को राहु रिप्रेजेंट करता है। इंटरनेट का मालिक है, मीडिया का मालिक, आभासी दुनिया का मालिक है, वर्चुअल वर्ल्ड का मालिक है, क्रिप्टो करेंसीज को कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ग्लोबल लीडरशिप के अंदर भी क्राइसिस आएगा, और आप पूरे विश्व में कई लीडर्स का डाउनफॉल देखोगे। स्कैंडल्स जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। एक स्कैंडल तो अभी भी यही चल रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को कतर के राजा ने जो बोइंग का हवाई जहाज गिफ्ट किया है, वो एक तरह की ब्राइब मानी जा रही है। तो ये सब चीजें आपको राहु केतु का इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रहा है। हेल्थ इश्यूज, कई लीडर्स की हेल्थ, अनएक्सपेक्टेड हेल्थ चैलेंज जो होंगे उसके कारण गवर्नेंस के ऊपर इशू आ सकता है। और रिगीम चेंजेस कई कंट्री के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो पाकिस्तान उसके अंदर चूंकि डिसइंटीग्रेशन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि उनके हानि भाव के अंदर 6 प्लेनेट का कंजंक्शन था। तो भारत के लाभ भाव में 6 प्लेनेट कंजंक्शन था, इसलिए वहां भी रिगीम चेंज हो सकती है, बांग्लादेश में रिगीम चेंज हो सकती है। और हम अगर हमारी जियो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को देखें तो हमारी जियो पॉलिटिकल बाउंड्री देश के चारों तरफ कहीं भी बढ़ सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, स्पेस एंड सर्विलेंस सिस्टम एक बार फिर राहु के कंट्रोलिंग वो है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए? डाइवर्सिफाई करना चाहिए। किसी एक बास्केट में सारे अंडे नहीं डालने चाहिए, क्योंकि ये राहु केतु है, किसी भी दिन अपने आप को ऊपर से उठा के नीचे पटक देंगे। टाइमिंग की अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत बहुत वॉलेटाइल पीरियड होगा, तो इसलिए आपको अच्छी तरह समझ के, लर्न करके, अपने आप को टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रो टेक्निकल्स के बारे में अगर आपको ज्ञान मिल सकता है, आप अगर कोर्स कर सकते हो, तो मेरी ये आप लोगों से सिंपल एडवाइस है कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करें, अपने आप के नॉलेज करें, क्योंकि खुद को प्राप्त किया हुआ ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और रुपए पैसे शेयर बाजार के अंदर कमाना बहुत आसान है, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के तो आप गोलगप्पे की दुकान भी ढंग से नहीं चला पाओगे, एक सब्जी की दुकान या फ्रूट की दुकान आप सक्सेसफुली नहीं चला चाहोगे। तो आप कैसे मान सकते हो कि शेयर बाजार के अंदर आप करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहे हो और आप उसके बारे में पढ़ाई नहीं करना चाहते हो? टाइमिंग की अवेयरनेस। टाइमिंग की अवेयरनेस क्यों है? क्योंकि भाव भगवान छे और समय बलवान छे। अगर भाव प्राइस अल्टीमेट ट्रुथ है, तो ये तभी मूव करता है जब उसका समय आता है। तो टाइम ट्रेडर की तरह अपने को होना चाहिए, तभी हमें को पता पड़ेगा क्या है। और टाइम कैसे पता पड़ेगा आपको? या तो टाइम साइकिल के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए, या आपको एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए। सेक्टर रोटेशन होगा, क्योंकि जो पुराने जो ओल्ड हॉर्स है वो सब थोड़े दिन बाद में डाउनफॉल शुरू हो जाएगा उसके अंदर। और जो नए इनोवेटिव स्टॉक्स हैं उनके अंदर ग्रोथ आएगी। वॉलेटिलिटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। नेक्स्ट ट्रांजिट क्या है उसकी सारी डेट्स हमेशा हमने आपको तोते की तरह रट के रखनी चाहिए, और उसके हिसाब से जो चेंजेस होगा, एक्लिप्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट पीरियड्स है। इसके कारण शेयर बाजार के अंदर उतार चढ़ाव आपको देखेगा।
अपने इन्वेस्टमेंट को राहु की ग्रोथ और केतु की विजडम के साथ में अलाइन करना चाहिए। और राहु केतु को सादे बगैर शेयर बाजार में आप पैसे नहीं कमा सकते। बुल्स एंड बियर के बीच की जो लड़ाई है वो तभी मैनेज होगी जब आप राहु और केतु को करेंगे। इसका जो मैसिव वॉलेटाइल इम्पैक्ट आएगा, और जो जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा ग्रोथ आएगी। मैंने आपको अपने वीकेंड एनालिसिस में बता ही दिया है आपको कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये पूरा वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है। निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स 27,000 एंड बैंक निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 63,000 इन मई जून। फ्रॉम 19th मई ऑनवर्ड्स बाजार के अंदर उछाल आएगा। ये हमारा एस्ट्रो प्रिडिक्शन, एस्ट्रो टेक्निकल प्रिडिक्शन है। राहु केतु ट्रांजिट के की एस्पेक्ट है, और नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली और भारत के भविष्य को भी अगर अपन कोरिलेट करते हैं तो नरेंद्र मोदी की कुंडली के अंदर इस समय राहु उनके 5th हाउस के अंदर है। वो वहां से निकल के उनके 4th हाउस के अंदर जुपिटर के ऊपर चला जाएगा, और केतु उनके वर्क प्लेस पे आ जाएगा। ये जो केतु का जो यहाँ पे आना है और 18 महीने यहाँ रहेगा, तो ये एक तरह से वर्क प्लेस से इनको छुटकारा दिला सकता है। इनके अंदर चेंज ऑफ वर्क की संभावना है। तो ये यहाँ से वापस, चूंकि धर्म ध्वजा का कारक है और केतु इनके लाभ भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो ये लाभ के अंदर रखेगा बुद्ध की तरह। तो बुद्धि के कौशल की सहायता से ये अपने आप को मेंटरशिप के रोल के अंदर अपने आप को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के अंदर बनने की पूरी संभावना है। पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी में? बहुत वॉलेटाइल रहेगा, बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा, और आपको हमेशा लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, 7 अप्रैल से जिस दिन से मैंने बाय कॉल दी थी कि बाजार के अंदर बाजार एक तरफा भाग रहा है, और जितने लोगों ने बाय नहीं किया था वो सब बैठ के इंतजार कर रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स जिन्होंने गया वो आज भी डरा हुआ है। आज भी वो नए सिरे से बाय करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि उसको लगता है यार कि 21,800 से 22,800, 23,800, 24,800, 3,200 पॉइंट की एक तरफा तेजी हो चुकी है। अब तो बाजार गिरना चाहिए, लेकिन यहाँ से 2,000 पॉइंट और बढ़ेगा बाजार, तो कितने पॉइंट की हो जाएगी? 5,200 पॉइंट की तेजी हो जाएगी। 5,200 पॉइंट की तेजी में वो यही इंतजार करता रहेगा कि यार ये बाजार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बाजार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि बाजार मीडिया राहु क्या करेगा, इल्यूजन करता है ना, तो वो आपको सच की तरफ की इंफॉर्मेशन देने का तैयार ही नहीं होगा। वो तो आपको डरा के रखेगा। मीडिया इस तरह की न्यूज़ें प्लॉट करती रहेगी कि आप कुछ ना खरीद सको। आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मैंने ट्वीट देखा। उस ट्वीट के अंदर आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने 1 साल पहले और उसके बाद 6 महीने पहले डिफेंस सेक्टर को इतनी नेगेटिव रेटिंग दी थी कि 70% की बिकवाली की घोषणा करी। और कहाँ पे बाजार पहुंच गया, डिफेंस के शेयर्स कहाँ पहुंच गए, वो आज हर आदमी देखने को तैयार। जिन लोगों ने मेरा दिवाली के जो 10 इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स मैंने मूरत ट्रेडिंग के हिसाब से दिए थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेरा डिफेंस में बहुत स्ट्रांग फोकस है। और मझगांव डॉक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस साल की मेरी दो बेस्ट पिक थी, और दोनों के अंदर मेरे को मानना था मेरा कि इसके अंदर 1 साल दिवाली तक 100% का रिटर्न मिलेगा आपको। तो आप उस वीडियो को भी मेरे चैनल के ऊपर आप देख सकते हो। केतु क्या करेगा? केतु स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी ऑल अक्रॉस वर्ल्ड बढ़ रही है। हर आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। वो उसको लगता है कि यार कि मैं जो भी पा कर रहा हूँ या जो भी पा रहा हूँ वो सबके अंदर उसको हैप्पीनेस नहीं मिल रही। पीपल आर सर्चिंग फॉर द हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस को सर्च जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आज आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ डॉक्टर रितु अरुण सिंह, जिनके कारण आज आप लोग मेरा ये शेयर बाजार का ज्ञान यूट्यूब और इस क्लास के रूप में पा रहे हैं आप, क्योंकि शी शी इज द मोटिवेशनल, कि जिसने मुझे ये इंस्पायर किया कि मैं अपना ये ज्ञान लोगों को दे सकूं। उन्होंने अपना एक नया चैनल बनाया है, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, डॉक्टर रितु।
उस चैनल की लॉन्च जब होगी तो मैं रिसेंटली होने ही वाली है अब, क्योंकि राहु आ गया है तो नेचुरल, अब वो इंटरनेट की दुनिया का शहंकार है, तो वो आपको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की इंटरनेट के ऊपर कराएगा। और वेरी इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस के साथ में वो चैनल शुरू हो रहा है। उस चैनल के अंदर हम हेल्थ और हैप्पीनेस, इन दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम दोनों डॉक्टर हैं, मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ, नेफ्रोलॉजी, डायबिटीज और रीजनरेटिव मेडिसिन का एक्सपर्ट हूँ। मेरी मैडम डॉक्टर रितु अरुण सिंह ह्यूमन फिजियोलॉजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया है, और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन रिसर्च को और इंटीग्रेटेड मेडिसिन को समर्पित किया है। तो वो आयुर्वेद और योगा, प्राणायाम और आप अपने जीवन में खुशी कैसे प्राप्त करें, उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। और उनकी ये रिसर्च को वो, मैंने उनको भी यही बोला, मैंने कहा आप अपनी ये रिसर्च भी दुनिया के साथ शेयर कर लो। तो हम दोनों मिलके उसके अंदर हेल्थ और हैप्पीनेस को डेडिकेटेड एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये आइडिया अच्छा लगता है तो एक कमेंट के अंदर उस नए चैनल के लिए हमें शुभकामनाएं जरूर दें। राहु केतु ट्रांजिट का जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है, ट्रेड वॉर्स आपके सामने दिख रहा है, और डिप्लोमेटिक, मतलब कई डिप्लोमेटिक मतलब चेंजेस हो रहे हैं। आप ये देखो, भारत ने शशि थरूर को अमेरिका भेजा है, ठीक है। भारत ने असदुद्दीन ओवैसी को सऊदी अरेबिया भेजा है। कोई सोच सकता था क्या कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट इन व्यक्तियों को चुन चुन के विदेश में भेजेगी कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसको ये लोग लीड कर रहे हैं। नेविगेटिंग द मार्केट इन 2025 ए होलिस्टिक अप्रोच रिक्वायर्ड है। एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट होनी चाहिए आपको। बिना एस्ट्रो टाइम को अंडरस्टैंड किया आप इस साल तो बाजार के अंदर की उठा पटक जो इतनी है, उसके अंदर आप हमेशा कभी भी रॉन्ग साइड के अंदर ट्रैप हो सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस रिसर्च करें आप, और रिसर्च बेस्ड जो नई इनोवेटिव कंपनियां हैं जो आपको एस्ट्रोलॉजिकली आपको एक नया जो सीख रहा है, सीखने को मिल रहा है, उनको फोकस करें। जैसे आप टाटा टेक को देख सकते हो कि वो है जो कंपनियां, जैसे एलन मस्क की टेस्ला इंडिया में आ रही है। टेस्ला के इंडिया में आने के कारण जो कंपनियां टेस्ला को सपोर्ट करेंगी, उन कंपनियों के ऊपर आप दिमाग लगा सकते हो। सेमीकंडक्टर के अंदर भारत का एक बहुत बड़ा विश्व का हब बनने वाला है, वो आप उसको आप फोकस कर सकते हो। रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्रीज है। मैंने मेरे इस चैनल के ऊपर इन्वेस्टमेंट के हेडिंग के तले 12 सेक्टर्स जो कि रिसेशन प्रूफ सेक्टर्स माने जाते हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए दो दो खूबसूरत कंपनियों का डिस्कशन करके वो वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं उनके लिए वो उन वीडियो को देखना काफी अच्छा, और उनके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में एक नई इंसाइट देगा। इस तरीके से वो लोग इसको लर्निंग का पार्ट मान के इसको देख सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, बिना बिना नॉलेज के आप पैसा नहीं कमा सकते। डिसिप्लिन आप नहीं रखोगे तो भी पैसा नहीं कमा पाओगे। राहु केतु क्या करेंगे, ये आपके डिसिप्लिन को तोड़ेंगे। और आप अगर डिसिप्लिन तरीके से रह लें और नॉलेज को प्राप्त कर लें, नॉलेज आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? क्योंकि राहु केतु का टाइम चल रहा है ना, आप इंटरनेट से प्राप्त करेंगे। आप जूम पे मीटिंग अटेंड करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज आपको रिजिलियंस दिखाएगी, और इस वॉलेटिलिटी मार्केट को कैसे नेविगेट करना है ये आपको सिखाएगी। ये मेरा एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स है। मे बैच की कुछ सीटें, चंद सीटें बची हुई हैं, और ये बैच अगले कुछ दिनों में मोस्ट प्रोबेबली 21 जो बुधवार है उस दिन शायद शुरू होने वाला, अगर या वीकेंड के ऊपर। अभी डेट हमने फाइनली डिसाइड नहीं करी, इसकी जन्म कुंडली बनानी पड़ेगी इस इवेंट को।
उसके बाद में ये डेट डिसाइड करेंगे कि मैं इसको शनिवार से शुरू करूं या बुधवार से शुरू करूं। तो अगर किसी व्यक्ति को इस कोर्स के अंदर इंटरेस्ट है तो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे मुझसे संपर्क कर सकता है। राहु केतु ट्रांजिट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ता है? ये एक चूंकि ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज है ना, तो नया जो ट्रांसफॉर्म करेंगे उस उसके अंदर फोकस करना है हमें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसको हमको फोकस करना है। की टेकवे नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये ट्रांजिट क्या कर रहा है? अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों एक साथ लेके आ रहा है। तो हमें हमेशा इंफॉर्म रहना चाहिए, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और होलिस्टिक अप्रोच करना चाहिए। और अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। बिना पढ़े आप शेयर बाजार के अंदर किसी भी किस्म का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको हमेशा नुकसान होगा। जुपिटर, भाई राहु केतु के बीच में ये जुपिटर कैसे आ गया? जुपिटर इसलिए आ गया कि जुपिटर जेमिनी के अंदर आया है। इसमें 14 मई को जेमिनी में आया है। इस समय ये कम्युनिकेशन और इंटेलेक्ट को बढ़ावा दे रहा है। विजडम का कारक है जुपिटर। स्पेशली मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा पीरियड शुरू होगा क्योंकि लगन के अंदर उनके आ रहा है। और ये टेलीकॉम स्टॉक्स और एजुकेशनल स्टॉक्स को बढ़ावा दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये अगले महीने की 14 तारीख को आद्रा नक्षत्र में चला जाएगा। आद्रा नक्षत्र का मालिक राहु है। अभी ये मृगशिरा में है जिसका मालिक मंगल है। जैसे ही जुपिटर आद्रा नक्षत्र में जाएगा तो ये जुपिटर और राहु मिलके गुरु चांडाल योग बनाते हैं। तो गुरु चांडाल योग बनाएंगे तो ये वॉलेटिलिटी को बढ़ावा देगा और आपको बाजार के अंदर एक्सट्रीम लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। 2025 एक क्रूशियल टाइम है और अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। इसके जो एक्वेरियस का पोटेंशियल है उसको आपको रिपीटेडली मैं बताता जा रहा हूँ कि ये इनोवेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का टाइम है। ये चार थीम को फोकस करना चाहिए। कॉन्फिडेंस कम करेगा आपका क्योंकि केतु लियो के अंदर है। राजा का भी कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और इसके चलते आपको हमेशा फियर रहेगा, आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। आप जब भी इन्वेस्ट करने की सोचोगे किसी दिन 500 पॉइंट की निफ्टी की फॉल आएगी, आपको लगेगा यार ये गलत इन्वेस्ट कर ली। एंटरटेनमेंट एंड आर्ट को बढ़ावा मिलेगा। जुपिटर जेमिनी के अंदर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन और मीडिया एंड पब्लिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राहु और जुपिटर एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। और ये 16 जून को जैसे ही जुपिटर राहु के नक्षत्र में चला जाएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। तो आप इस एरिया को फोकस कर सकते हो। आद्रा नक्षत्र क्या है? टर्बुलेंस का कारक है। आद्रा नक्षत्र के कारण कोविड आया था, याद रखना ये बात दोस्तों। पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टैग कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट और मार्केट वॉलेटिलिटी को अपन नेविगेट कैसे कर सकते हैं? इंफॉर्म रह के, अपनी नॉलेज बढ़ा के, सारी ग्लोबल इवेंट, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेंड, इंडस्ट्री ट्रेंड, इन सब के बारे में नॉलेज लें। डाइवर्सिफाई करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को वेरियस सेक्टर्स के अंदर। हम अपना जो शेयर्स पोर्टफोलियो है उसको भी अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से डाइवर्सिफाई करेंगे। शेयर्स के अलावा हम कमोडिटी के अंदर, प्रीशियस मेटल्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। हम प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा हम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि राहु केतु क्रिप्टो के कारक है और क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैसिव अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टेप, मॉनिटर द मार्केट एंड कंसल्ट द एक्सपर्ट। आप बाजार को क्लोजली वॉच करें, अपनी स्ट्रेटजी अपने अपने आउटकम और अपने गोल के हिसाब से बनाना चाहिए। अगर आप 20% का ही रिटर्न चाहते हैं तो आपको डे ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका आपके रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 25% है तो आपको कैश के शेयर्स खरीदने चाहिए और आराम से बैठ के स्विंग ट्रेडिंग का मजा लेना चाहिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है तो आपको कभी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन है 25% की। उनसे पूछो कि साहब आपको रिटर्न कितना चाहिए, बोले साहब 25% साल भर का मिल जाए तो बहुत है। तो अगर इतना बहुत है तो आप ट्रेड क्या कर रहे हो? अगर उनसे पूछोगे आप ट्रेडिंग क्या करते हो, बोले कि साहब हम तो ऑप्शन बाय करते हैं।
भाई ऑप्शन आपको तब बाय करना है जब आपको 600% के साल की एक्सपेक्टेशन है। आपको साल के 300% का एक्सपेक्टेशन है। अगर आप एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करो, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 600% की है, तो आपको ऑप्शन बाइंग सीखनी चाहिए। अगर आपको आपको लगता है कि नहीं, मेरी मेरी एक्सपेक्टेशन केवल 25% है, तो कैश के शेयर बाय करने चाहिए। अगर आपको लगता है आपकी एक्सपेक्टेशन 50 से 100% की है, तो आपको एफएनओ के लॉट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जो मिस कैलकुलेशन, जो मिस इंफॉर्मेशन है, उनके चलते आपको बाजार के अंदर क्या करना है यही समझ में नहीं आता है। तो आपको एक कंसल्टेशन एक्सपर्ट के साथ, कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा ही कोर्स ज्वाइन करें, लेकिन आप किसी भी एक्सपर्ट के साथ में, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ मिलके, किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ मिलके अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को भी दिखाएं, और एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स के हिसाब से अपना ट्रेडिंग का वो करें। अब मैं इस आज के टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्लाइडों के ऊपर आ रहा हूँ। ये 3 स्लाइड है उस हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मेरे पिछले 20 साल का जो अनुभव है, उसके आधार पे मैंने ये पाया है कि बिना राहु को साधे आप शेयर बाजार के अंदर पैसे नहीं कमा सकते। राहु को साधने के 3 उपाय हैं। तीनों उपाय मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला उपाय है, सबसे आसान उपाय है ये, कि आप खाटू श्याम बाबा की पूजा करें। खाटू श्याम बाबा को मैं राहु का ही दूसरा रूप मानता हूँ, और सबसे आसान है इनकी पूजा करना। हारे का सहारा है, और आपको किसी भी हारी हुई पोजीशन से आपको निकाल सकते हैं। जयपुर के पास में खाटू श्याम जी का टेम्पल है, और इस टेम्पल के अंदर लाखों लोग अपनी मान्यता लेके जाते हैं, और वहां पे ध्वजा चढ़ाते हैं। ध्वजा चढ़ाते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे खाटू श्याम भक्तों को ये बात पता होगी कि लोग वहां पे ध्वजा चढ़ाते हैं। ध्वजा क्या होता है? ध्वजा केतु का कारक है। खाटू श्याम बाबा में केवल सिर है, वहां राहु है। तो राहु को वो लोग ले जाके एक तरह से केतु प्रोवाइड करते हैं, उनको पूर्ण करते हैं। जब जब वो ध्वजा लेके बंदा पैदल चलता चलता है, खाटू श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए मंदिर तक पहुंचता है, तो खाटू श्याम क्या कहते हैं? अच्छा, ये मेरे लिए केतु को लेके आया, मेरा पूरा शरीर को कंप्लीट कर रहा है, जा इसकी सारी इच्छाएं कंप्लीट करता हूं मैं। तो कलयुग के अंदर जो देवता, जिसको अमरता प्राप्त है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया हुआ है कि तेरी पूजा मेरे नाम से होगी, इसलिए खाटू श्याम जी की पूजा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का नाम रखा जाता है। वरना राक्षस कुल के सदस्य को भगवान कृष्ण की तरफ पूजना, और चूंकि ये राक्षस कुल के में जन्म लिया है इन्होंने, तो आपको ये बात हमेशा से पता होगा कि अगर मान लो आपका गुरु गुरु है ना, जुपिटर जुपिटर या कोई गुरु या कोई अच्छा आदमी आप पे खुश होगा, तो वो आपको उतना फल नहीं देगा जितना एक माफिया डॉन आपके ऊपर खुश हो जाएगा। तो वो आपको जित जहां तक निहाल कर सकता है उतना कोई और नहीं कर सकता है। तो सेम स्टेटस विद द खाटू श्याम बाबा से। तो मेरा एक बार फिर आप सभी को ये निवेदन है कि अगर आपको शेयर बाजार में काम करना है, तो आप खाटू श्याम बाबा की पूजा आराधना करें, और जय श्री श्याम, हारेगा सारा श्याम बाबा हमारा। इसके बाद अपन दूसरे सबसे बड़ा डेटी के पास चलते हैं, जो राहु को कंट्रोल कर सकता है। राहु राहु किससे डरेगा? राहु डरेगा भगवान शिव से। भगवान शिव से वो डरता है। शिव से भी स्पेशली शिव के जो दो बड़े रूप हैं, पहला रुद्रावतार, रुद्र महादेव, या दूसरा महाकाल भैरव। महाकाल भैरव और रुद्र अवतार जो शिव के हैं, उनको अगर आप पूजा करते हैं, तो आपको राहु से डरने की जरूरत नहीं है। एक राहु राहु पैठानी मंदिर मंदिर है हिमाचल के अंदर, जहाँ राहु की एज ए शिवलिंग पूजा होती है। ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर आपको राहु के टेम्पल मिलेंगे, जहाँ राहु की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। तो शिव से राहु कंट्रोल होता है, तो शिव की आराधना अगर आप करोगे, तो आपको हमेशा
फायदा मिलेगा। स्पेशली अगर किसी की कुंडली के अंदर राहु के साथ चंद्रमा का योग है, तो चूंकि चंद्रमा शिव के मस्तिष्क में है, तो आपको उसको साधने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, शिव के ऊपर जलाभिषेक करना चाहिए। और शिव के जो ये दो अवतार हैं, महाकाल भैरव और रुद्र महादेव, तो इन दोनों की आराधना करें। रुद्र महादेव को की आराधना अगर आपको नहीं लग रही है, तो आप भगवान शिव के जो रुद्र अवतार है हनुमान जी, उनकी आराधना भी कर सकते हो। मेरा तो हनुमान जी की आ, आराधना में बहुत भयंकर विश्वास है, और मेरा मानना है कि 9 ग्रहों को अगर कोई एक भगवान साध सकता है तो वो हनुमान जी है। रामदूत अति बलनामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो भगवान हनुमान जी की आराधना एज शिव के रुद्र अवतार के रूप में करके आप राहु को साध सकते हो। तीस तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है देवी। माँ भगवती, माँ शक्ति, माँ काली, माँ वराई और माँ छिन्न मस्तिका। आपको माँ काली की आराधना राहु को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। और माँ काली और ये जो 10 महाविद्याएं हैं, ये देवी के तांत्रिक स्वरूप है, और ये राहु को कंट्रोल करने के लिए बहुत आसान उपाय माना जाता है। और माँ काली की आराधना के दो विशेष स्वरूप मैं आपके सामने क्या हुआ। एक तो माँ वाराही है, इसके अंदर जो वराह स्वरूप के अंदर है, उनकी आराधना करने से आप राहु को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा छिन्न मस्तिका। छिन्न मस्तिका को इसलिए क्योंकि माँ छिन्न मस्तिका ने अपनी जो योगिनी थी, जो कह रही थी कि माँ मुझे भूख लगी है, मेरी प्यास बुझाओ, तो उन्होंने अपना स्वयं का सर अपने खड़ग से काट लिया, और अपने रक्त से उन्होंने अपनी योगिनियों की प्यास बुझाई है। तो इसका मतलब है, आप सोचो कि ये किस लेवल की स्पिरिचुअलिटी है, कि अपने स्वयं के सर का दान किया इन्होंने अपने भक्तों की प्यास बुझाने के लिए। माँ छिन्न मस्तिका का मंदिर हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी के नाम से फेमस है। वहां पे आराधना करने से भी राहु की शांति मिल सकती है। ये एक इंटरेस्टिंग सा डेटी है। ये राहु के इस योग के कारण बहुत ज्यादा जागृत हो गई। ये माँ हिंगलाज है, बलूचिस्तान के अंदर। माता को के चरणों में मेरा प्रणाम है। इनका आप ये डेटी को देखेंगे तो आप इसको देख के भी पाएंगे कि ये केवल सर है, मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क के कारण आप इसके अंदर है। तो आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई। पहला, हमारा हिंदू सनातन धर्म इतना ज्यादा प्रबल था कि जो हमारी जो मूल 3 पावर्स है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी आराधना मानव, दानव और देवता तीनों करते हैं। आपने हमेशा पाया होगा कि शिव जी ने शिव पुराण पढ़ेंगे, या कभी भी शिव जी का बारे में आप पढ़ेंगे, तो उन्होंने हमेशा राक्षसों को भी हमेशा खूब आशीर्वाद दिए। भोले भंडारी से जो मांगोगे वो हमेशा पूरा होगा। और ये जो तीनों ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, इन तीनों ट्रिनिटी की पावर को मिला के जब बिंदु से शक्ति का उद्गम हुआ, तो वो माँ भगवती कहलाई है, वो माँ तारा कहलाई है, वो माँ काली कहलाई है। और वो जो माँ है, वो इन तीनों से भी ज्यादा प्रबल शक्तिशाली है। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको भोलेनाथ की आराधना कर सकते हो, माँ भगवती की आराधना कर सकते हो, या आप साक्षात राहु के रूप में खाटू श्याम बाबा की आराधना कर सकते हो। इसी के साथ मैं आज के एपिसोड के अंदर माँ भगवती, भोलेनाथ और खाटू श्याम बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त चैनल को देखने वालों को समस्त ऐश्वर्य और उनके प्रॉस्पेरिटी के लिए दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कराएं, और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह आपसे विदा लेता है। शुभ रात्रि। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, तो मेरी विनती है कि उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।
और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करें। आपके कमेंट्स से हमें इसी तरह के और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो कृपया चैनल के ऊपर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।